कॉमेडी इज़ एन आर्ट, बट फ़िलहाल के टाइम में इट इज़ ट्रीटेड एज ए क्राइम। एक और नया दिन, एक और जोक और एक और कंट्रोवर्सी। इंडिया में धीरे धीरे जोक एक क्राइम बनते जा रहा है। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात तो की है, बट फ़िलहाल के टाइम में हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ दिस आउटरीच। आखिर लोग इतने ज़्यादा ट्रिगर हुए ही क्यों, और आखिर रीजंस क्या है इसके पीछे। पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। ऑन 15 मार्च 2025 को कुणाल कामरा ने पुणे के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में एक शो किया था, जिसमें एक पैरोडी गाना था दिल तो पागल है, और इस गाने में इनडायरेक्टली एकनाथ शिंदे को गद्दार रेफर किया था। ये रेफरेंस है 2022 के शिवसेना स्प्लिट का। ये स्प्लिट एक सेंसिटिव टॉपिक है महाराष्ट्र में, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिरा दी थी। जोक वायरल हुआ और अगले ही दिन एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स ने क्लब पे अटैक कर दिया, फर्नीचर तोड़े, धमकियां दी और कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर भी हो गई। यानी कि जिन लोगों ने वायलेंस किया, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, एक इंडिविजुअल को डेथ थ्रेट्स दिए, उनके खिलाफ किसी ने एफआईआर नहीं की, बल्कि उसके खिलाफ की जिसने एक जोक मारी थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब कुणाल कामरा तमिलनाडु में है एंड ये मामला अभी भी उतना ही गर्म है जितना पहले था। पर सवाल ये है कि एक जोक की वजह से इतना ज़्यादा आउटरेज क्यों हुआ। तो जब भी कोई चीज़ जैसे कोई स्टेटमेंट या फिर कोई जोक हमारे कोर बिलीफ्स या फिर हमारी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है, तो हमारे दिमाग में एक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन स्टार्ट होता है एमिगडाला से, ब्रेन का वो हिस्सा जो इमोशन जैसे कि डर और गुस्से को कंट्रोल करती है। तो जब कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार रेफर किया, तो तब उसके सपोर्टर्स के लिए वो बात एक थ्रेट बन गई उनकी आइडेंटिटी के लिए। एंड थ्रेट का जवाब अक्सर गुस्सा ही होता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी काम करता है, ग्रुप थिंकिंग। ग्रुप थिंकिंग तब होता है जब लोग एक साथ किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जब एक साथ ग्रुप में गए तो उनका गुस्सा कलेक्टिव बन गया और फिर अटैक में बदल गया। ये मॉब मेंटालिटी है, जब लोग अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग को छोड़ देते हैं और ग्रुप के साथ फ्लो करते हैं। साइकोलॉजिकली ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है अपनी आइडेंटिटी, सोच और पर्सपेक्टिव को प्रोटेक्ट करने का। इंडिया में पॉलिटिशियन के साथ लोगों का इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और ये अक्सर रिलीजन की वजह से होता है। जो भी हमारे रिलीजन से होता है, बिना सोचे समझे हम उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझते कि एक शख्स उसके रिलीजन को डिफाइन नहीं करता। पर हम में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते। यहाँ पे एक और फैक्टर भी काम करता है, पावर डायनेमिक्स। पॉलिटिशियन और उनके सपोर्टर अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले और कोई भी उन्हें क्रिटिसाइज़ ना करे, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो। उन्हें ये इंसल्ट लगता है। ये एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि लोग उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। एंड ये सोच डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यही है कि तुम पावर के सामने खड़े होकर उससे सवाल कर सको। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक पावरफुल टूल है हमारी सोसाइटी के इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। लोगों को ये सोचने में मजबूर करता है कि जिन पॉलिटिशियन को उन्होंने वोट दिए थे, क्या सच में वो इस चीज़ के हकदार हैं। लेकिन इंडिया में क्रिटिसिज्म को अक्सर गलत समझा जाता है, क्योंकि ये हमें अनकंफर्टेबल बनाता है, हमें अपनी गलतियों के सामने, अपने बायसेसनेस के सामने लाता है। लेकिन ये डिस्कम्फर्ट हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम ग्रो कैसे होंगे। कुणाल का ये केस बताता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्पेस कितनी कम होती जा रही है, और ये डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा सवाल है।